जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले की ज्योग्राफी की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, यह चौथी क्लास है। इससे पहले की तीनों क्लास देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न होगा। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान असक्रिय गैस कौन सी है। तो दोस्तों, यहाँ बताना है असक्रिय गैस कौन सी है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर्गन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है और यह दोस्तों असक्रिय गैस है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो दोस्तों, बताना है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है। यह मिलती है नाइट्रोजन, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह दोस्तों 78% मिलती है और 21% मिलती है ऑक्सीजन। यह भी नोट कर लें दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट है और यह आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो दोस्तों, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जल वाष्प। जल वाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। दोस्तों, इस वीडियो पर एंड तक बने रहें और अपने कॉपी पेन लेकर बैठें, नोट कर लें ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों, इन्हें नोट कर लें और एग्जाम टाइम पर एक बार रिपीट कर जाएं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार कहाँ स्थित है यह बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो यह पाया जाता है 97%, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट कर लें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं वीडियो में ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिले। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, मेघ मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो दोस्तों, मेघ गर्जन यानी जो आप बोलते हैं बादलों में गड़गड़ाहट, वह किस वायुमंडल की किस परत में होता है यह बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए में दे रखा है ओजोन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है क्षोभ, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है समताप, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी परत हमारी रक्षा करती है। तो दोस्तों, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से बचाने के लिए हमारी कौन सी परत रक्षा करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आर्गन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ओजोन परत दोस्तों हमें परावैंगनी किरणों से बचाती है। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें झुलसने से कौन सी वायुमंडल की परत बचाती है। तो यह ओजोन परत बचाती है। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो दोस्तों, शांत पेटी किस रेखा के दोनों साइडों पर पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी है मकर रेखा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमध्य रेखा के दोनों साइडों में शांत पेटी पाई जाती हैं। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, इन्हें नोट करते रहें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो दोस्तों, बताना है किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी है ओजोन गैस, ऑप्शन नंबर सी है भूकंप, ऑप्शन नंबर डी है नदियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ज्वालामुखी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैसी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बताना है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैसी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है भारत, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जापान, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इक्वाडोर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इक्वाडोर देश में स्थित कोटोपैसी है। और दोस्तों कोटोपैसी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बलित पर्वत है? तो इनमें से कौन सा एक बलित पर्वत है यह बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी है हिमालय, ऑप्शन नंबर सी है सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हिमालय हो जाएगा। हिमालय एक बलित पर्वत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, और माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल देश में स्थित है। इन सभी को नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, पठारीय क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों पठारीय क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 9%। विश्व की 9% जनसंख्या पठारीय क्षेत्रों में निवास करती है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। दोस्तों बताना है भूकंप में कौन सी धरातलीय तरंगे पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी एल किरणें। एल किरणें भूकंप की धरातल तरंगे होती हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, नवीनतम पर्वतमाला है। तो दोस्तों इनमें से नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है बताना है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी यूराल पर्वतमाला नवीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। यह विश्व की नवीनतम पर्वतमाला है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो दोस्तों बताना है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी टेथिस महासागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर टेथिस महासागर था, और वहाँ पर प्लेटों के आपस में टकराव के कारण हिमालय उत्पन्न हुआ है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, विषुवतीय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विषुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है यह बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इटली। विषुवियस ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। दोस्तों इसे नोट कर लें, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर एग्जामों में मैंने खुद देखा है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट चोटी की बात नहीं हुई है, यहाँ पर हुई है माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी की। यहाँ पर ज्वालामुखी की बात हुई है, जहाँ ज्वालामुखी बताना है ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी में एशिया, ऑप्शन नंबर डी में यूरोप। बताना है किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप में माउंट एयरबेस ज्वालामुखी स्थित है। माउंट एयरबेस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक ओजोन कहाँ पर स्थित होती है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रेस्पियस में ओजोन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विविध है? तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विविध है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल में। आयन मंडल की जो गैस है पृथ्वी मंडल से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है।
इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियोधर्मिक तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो दोस्तों बताना है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल से। आयन मंडल की परत से रेडियोधर्मिक तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, संरचना उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है? तो संरच उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होते हैं? तो यह बताना है। इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आयन मंडल। यह आयन मंडल में स्थित होते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प के कुल मात्रा का 90% विद्यमान रहता है? तो दोस्तों बताना है, जल वाष्प का 90% भाग किस परत में विद्यमान रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ओजोन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जल वाष्प का 90% भाग विद्यमान रहता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सामान्य वायुमंडल दाब पाया जाता है? तो दोस्तों सामान्य वायुमंडल दाब कहाँ पाया जाता है, इसे बताना है। इसमें ऑप्शन में दे रखा है रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है पर्वतों में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सागर तल में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सागर तल पर हो जाएगा। सागर तल पर सामान्य वायु दाब रहता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचकांक होती है? तो दोस्तों वायुमंडल में अचानक से आने वाली कमी किसका सूचकांक होती है? तो ये बताना है तूफानी मौसम का, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है स्वच्छ मौसम का, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वर्षा मौसम का, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तूफानी मौसम का। अचानक से वायुमंडल में कमी आने पर यह सूचकांक तूफानी मौसम का होता है। कभी आपने देखा होगा अचानक से वायुमंडल में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, जैसे कि हवा नहीं चलती है, कोई पेड़ नहीं हिलता है, और कोई भी मतलब इधर उधर से कोई वायु का कोई आगमन नहीं होता है। तो इस स्थिति के बाद आपने देखा होगा तूफान ही आता है। तो यही पूछा गया है। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो दोस्तों वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, यह बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में आयन मंडल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ओजोन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ओजोन मंडल। ओजोन मंडल रसायन मंडल का एक भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को नोट कर लें। और दोस्तों आपने सभी क्वेश्चन नोट करे होंगे और इन्हें एक बार एग्जाम के टाइम पे रिपीट कर जाएं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूधर सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो दोस्तों उच्च दाब क्षेत्र में भूधर सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो यह बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है व्यापारिक पवनें, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पछुआ पवनें, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है समुद्री पवनें, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें हमेशा उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है,
हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? तो दोस्तों बताना है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है समतल मंडल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी समताप मंडल में। हमेशा अपने वायुयान जो उड़ते हैं दोस्तों यह समताप मंडल में उड़ते हैं, यह नोट कर लें, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह अधिकतर आपको पूछ लिए जाते हैं और कहीं भी इंटरव्यूज में जाते हैं वहाँ पे भी पूछ लिए जाते हैं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हवाई जहाज प्राय समताप मंडल में उड़ते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत बताना है वह क्या कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है समतल मंडल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं और इससे ऊपर ओजोन मंडल होता है और उससे ऊपर होता है आयन मंडल। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है चक्रवात की आकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों चक्रवात की आकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है यह बताना है। गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चक्रवात की स्थिति दोस्तों अंडाकार होती है यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंडाकार में चक्रवात आते हैं। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों चक्रवात का शांत क्षेत्र बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है चक्षु, ऑप्शन नंबर बी है परिक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है केंद्र, ऑप्शन नंबर डी है गर्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चक्षु। चक्षु एक चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है। और दोस्तों चक्षु आँख का पर्यायवाची भी है। यह दोनों ही नोट कर लें, यह दोनों इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी पूछा जाता है और दोस्तों यह ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। चक्षु आँख का पर्यायवाची है और दोस्तों चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।